हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों एनसीईआरटी में इस चैप्टर की 4 एक्सरसाइज हैं और चारों ही एक्सरसाइज से रिलेटेड हम इस वीडियो में क्वेश्चंस भी करेंगे और डिटेल में थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। हम आयोटा की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम आर्गन प्लेन भी पढ़ेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन जैसा कि वो कट गया लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ेंगे और जितने भी लॉज, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन सब बातों को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉडुलस क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, इन सब को और इनकी प्रॉपर्टीज को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों इस वीडियो में हम इस तरीके का पैटर्न फॉलो करेंगे जैसा हमने प्रीवियस वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की वीडियो में किया था। पहले हम टॉपिक करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड फिर 2 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज का डिटेल में थ्योरी और उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों तो एक सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट थ्योरी भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। इससे अगली वीडियो जो आएगी बच्चों उसमें आरडी शर्मा के बेस्ड क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से या कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 20+ क्वेश्चन होंगे, उनको भी आप कंप्लीटली वॉच करिएगा और इससे पहले जो आपने सेट्स और रिलेशन फंक्शन पढ़ा है उसको भी कंप्लीटली वॉच करिएगा। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की अगर बात करें बच्चों, चैप्टर नंबर 5 जैसा कि आपको ऊपर हेडिंग में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बच्चों सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में एंटर करते हैं, क्लास 10th में, जिसमें एक चैप्टर 4 हुआ करता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्सरसाइज 4.4 हुआ करती थी, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.4 में डिस्क्रिमिनेंट एक टॉपिक पढ़ते थे जो b² - 4ac हुआ करता था। आपको याद होगा बच्चों, जब ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता था तो यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करते थे और जब d बराबर 0 तो 2 इक्वल रियल रूट होते थे। बट व्हेन d इज लेस देन 0 तो वहां पर हम नो रियल रूट या डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया करते थे। बच्चों मेरा बताने का क्या मतलब है समझो। जैसे अगर सपोज करो कोई भी एक इक्वेशन है x² - x + 1 = 0 और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस इक्वेशन के मुझे रूट निकाल दीजिए, तो आपके दिमाग में आएगा कि सबसे पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होगी। फिर आप कहोगे कि हमने एक 10th में फॉर्मूला पढ़ा था -b + b² - 4ac/2a। तो बच्चों जब इस फॉर्मूले को आप लगाओगे तो देखो माइनस तो एज इट इज और b की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस, और देखो b² मतलब -1 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू बच्चों 1 और c की वैल्यू बच्चों 1, तो यहां से अपॉन 2a। तो अभी कहने का मतलब है माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और प्लस माइनस, अब देखना बच्चों -1 का स्क्वायर होता है 1 और 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 - 4 करोगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 1 ± -3/2। तो अभी एक बात आती है बच्चों कि यहाँ रूट में -3 आ गया, तो रूट में -3 आ गया तो एज पर द क्लास 10th हम क्या कह देते हैं कि यहाँ पर ये रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर इसके आगे हम सॉल्यूशन करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन अब हम क्लास 11th में हैं और क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। तो बच्चों अगर आप इसी को लेते हो, आपने देखा d -3 है, तो बच्चों हम इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं -1 × 3, -1 अलग कर दिया और 3 को अलग कर दिया। तो बच्चों अब इसको हम किस तरीके से लिख देते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारी हो जाती है -1 और रूट में 3, तो इस वैल्यू को हम आयोटा कहते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है आयोटा √3 या फिर √3 आयोटा। तो बच्चों अब एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, वह है आयोटा। बच्चों इसको हम बोलते हैं आयोटा और इसकी वैल्यू होती है रूट में -1। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास x² + 4 = 0 है, देखो अगर x² - 4 = 0 है तो इसे तो आप सिंपली सॉल्व कर ही सकते हैं। कैसे? -4 इधर चला जाएगा तो प्लस का 4 और यहाँ प्लस -4, तो रूट में +-2 आपकी x की वैल्यू आ गई।
लेकिन अगर यह है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो यह -4, और जैसे ही रूट में -4 तो हम क्या कह देते हैं, अब तो ये सॉल्व होगा नहीं। लेकिन अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसको भी क्यों ना हम आयोटा के टर्म में सॉल्व कर दें। बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको भी अगर आप चाहो तो प्लस माइनस इसको इस तरीके से -1 और √4। अभी अभी हमने आपको बताया कि प्लस माइनस जब रूट में माइनस हो, रूट में -1 हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है आयोटा, और 4 में रूट हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा +-2 आयोटा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों, एक जो आपको बहुत छोटी सी बात समझनी है कि आयोटा की वैल्यू रूट में -1 होती है। अभी आयोटा की और पावर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो बच्चों अगर चैप्टर के विषय में बात की जाए तो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बच्चों। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम से रूबरू कराया है, किस तरीके की प्रॉब्लम थी 10th में और 11th में उसका क्या सॉल्यूशन होता है। अगर बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में हम डिस्कस करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो बच्चों वह नंबर्स, कौन से नंबर, वह नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सच नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो बच्चों a प्लस आयोटा b ये क्या होती है, तो ये जनरल फॉर्म होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। मतलब अगर कोई भी नंबर अगर c प्लस आयोटा d की फॉर्म में है या फिर p प्लस आयोटा q की फॉर्म में है तो ये सब नंबर्स क्या हैं, ये सब नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। एक बात समझना बच्चों, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरीके से ये जो आपको q दिख रहा है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक प्रश्न अराइज होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर 2 प्लस आयोटा 3 यह या फिर 2 प्लस 3 आयोटा है तो इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है बच्चों 2। रियल पार्ट हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z हमारा 2 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है 3। ध्यान रखना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों यहां पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो a और जो b है ये रियलिटी में रियल नंबर ही होते हैं, ये आयोटा है इमेजिनरी। बात समझना, a और b रियल नंबर होते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू बता दीजिए, तो आप इजीली तरीके से बता सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर प्रश्न आ जाए कि ये बताओ इसमें रियल वैल्यू क्या होगी 2 और इमेजिनरी वैल्यू क्या होगी -3, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर बच्चों बात करते हैं तो हमने अभी तक केवल और केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में डिस्कशन किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर वह होते हैं जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें मैंने रियल पार्ट आपको बता दिया और इमेजिनरी पार्ट भी मैंने आपको बता दिया। बच्चों एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यह कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर केवल और केवल जब ही बराबर होते हैं जब उनका रियल पार्ट आपस में बराबर हो और उनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर हो। जैसे बच्चों मेरे पास एक तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है और अगर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा d है और मैं बोलता हूं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इफ एंड ओनली इफ कब इक्वल होंगे, जब रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो। तो यहां से भी कभी कभी बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर यह z1 है और z2 है और यह दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 आपके इक्वल हैं, तो कब इक्वल होंगे, जब जब x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 3 हो। बात समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ डिस्कशन शुरू करते हैं। क्या मैं पहले थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूं, आपको स्टार्टिंग से चीजों को जज करना है। तो अभी मैं इसमें आगे बढ़ता हूं और आगे आपको ये इंट्रोड्यूस कराता हूं कि किस तरीके से अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वो कैसे अलजेब्रिकल ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं, एडिशन कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है और किस तरीके से इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जाता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की। बच्चों जैसे कि अगर आपके पास कोई भी एडिशन, चलो ध्यान रखना, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे सपोज करो Z1 है 2 + 3 आयोटा और Z2 है आपके पास 4 - 3 आयोटा, या फिर इसको भी ले लेते हैं 5 आयोटा। अगर इन दोनों का एडिशन आप कर रहे हो तो सिंपल सी बात, रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, तो इसका Z1 + Z2 आपका क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 -5 + 3 -2 आयोटा। सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, एडिशन कर दिया, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। प्रॉपर्टी नंबर 1 है क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2, पहले नंबर 1 डिस्कस करते हैं। बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका एडिशन कर कर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आंसर आता है। देखिए इन दोनों को एडिशन किया तो यहां पर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिला, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो इसका मतलब क्लोजर लॉ अंडर एडिशन फॉलो किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ओके, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी। बच्चों इसमें होता क्या है, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे प्लस कर दो Z1 + Z2 या फिर Z2 + Z1 करके प्लस कर दो, आंसर इक्विवेलेंट होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी, Z1 + Z2 + Z3 बराबर Z1 + Z2 + Z3। हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, केवल आपको एक व्यू दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले प्लस करते हो और फिर जो आंसर आता है उसे तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्लस करते हो, और यहां पर पहले अगर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करके जो आंसर आता है उसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्लस करते हो तो दोनों का आंसर बराबर ही रहेगा। चौथी प्रॉपर्टी आती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, तो बच्चों एमसीक्यू के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या प्लस करो कि आपका वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या प्लस करो कि आपका सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो बच्चों जीरो प्लस करते हैं, तो इसलिए जीरो को हम क्या कहते हैं, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर ना। अगला देखो बच्चों, फिफ्थ आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है बच्चों कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या प्लस करें कि आंसर जीरो आ जाए। सिंपल, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नेगेटिव पार्ट ले लीजिए, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास यह है तो इसमें क्या प्लस करो, -z प्लस कर दो, -2 और -3 आयोटा प्लस कर दो, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं जो अंडर एडिशन फॉलो की जाती हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं बच्चों सब्सट्रैक्शन की। तो देखो सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन वैसे ही होता है जैसे एडिशन होता है, रियल पार्ट में से रियल और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यहीं पर आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं Z1 - Z2 कर दीजिए, तो देखो Z1 2 में से 4 घटाओगे -2 और 3 आयोटा में से घटाओगे -5 आयोटा, चेक करना, -5 आयोटा घटाओगे 3 आयोटा में से तो माइनस माइनस प्लस, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी हम केवल अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया सब्सट्रैक्शन। अब बच्चों उसके आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। इसी तरीके से तीसरा आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे सपोज करिए इन्हीं दोनों को ले लीजिए, अगर आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करते हो Z1 Z2 तो आपको क्या मिलेगा, 2 + 3 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। अगर बच्चों आपने 7th 8th क्लास में पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हो, जैसे x + y और a + b का मल्टीप्लिकेशन, तो आपने देखा होगा x का a के साथ भी करते हैं और x का b के साथ भी करते हैं, वैसे y का a के साथ भी करते हैं और y का b के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होता है। सेम यहां पर प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, मतलब
देखो 2 का 4 के साथ करते हैं 8, 2 का 5 के साथ करते हैं 10 आयोटा, 3 का 4 के साथ करते हैं 12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 आयोटा स्क्वायर। अब देखो ये 8 हो गया, 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 आयोटा माइनस 15, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट इसी पार्ट में बताने वाला हूं, थोड़ा सा आगे देखो ध्यान से। तो आपका 8 और माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा, और ये हो गया +2 आयोटा, तो 15 और 8 23 +2 आयोटा। तो बच्चों देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सिंपल। आप सुनो। अब बच्चों यहां पर भी प्रॉपर्टीज की बात होती है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। तो बच्चों यहां पर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, इसलिए हम ये कह देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। तो यहां पर क्लोजर लॉ भी फॉलो किया जाता है। अब बात करें कम्यूटेटिव लॉ की, तो यहाँ कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो किया जाता है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर आप Z1 इंटू Z2 करो या फिर Z2 इंटू Z1 करो, आपका आंसर एक ही आता है। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो किया जाता है। Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3, भले ही आप पहले इन दोनों का करो या इन दोनों का करो, आपको आंसर इक्विवेलेंट मिलता है। चौथा है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाए? सोचो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारा सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए? तो बच्चों 1 का मल्टीप्लाई करते हैं जब हमारा सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, अब आता है बच्चों लास्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर बात करें तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसका मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आ जाए। फंस गए? तो बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किसका मल्टीप्लाई करो, तो हम करते हैं 1/z का मल्टीप्लाई, जब भी तो हमारा आंसर 1 आता है। तो बच्चों ये 1/z, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन को कराने के साथ साथ। तो अभी तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और बता देता हूं। उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस बनानी पड़ेगी। तो अभी देखिए, अभी नेक्स्ट चलते हैं इसी में, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन करने के बाद बच्चों फिर हम आगे स्टडी करेंगे कि किस तरीके से कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी पावर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपको एक सिंगल वीडियो में मैं पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक से एडवांस तक क्लियर कराने वाला हूं। देखो, सबसे पहले डिवीजन देखो, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है? जैसे सपोज करो Z1 आपके पास कोई भी 2 + 3 आयोटा और Z2 है आपके पास 1 + 4 आयोटा। अब आपने ये डिस्कशन किया, आपने डिसाइड किया कि मैं Z1 को भाग करता हूं Z2 से। तो बच्चों 2 + 3 आयोटा को जब आप डिवाइड करोगे 1 + 4 आयोटा से, डिवाइड कर दिया, तो आपको याद होगा क्लास 9th में आप क्या करते थे? आप रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते थे। यहां पर आप क्या करोगे? तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर सॉल्व करने की तरकीब ये कहती है कि जो आपका आयोटा वाला टर्म है उसका साइन चेंज कर दीजिए, मतलब उसका कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट क्या है मैं अभी नेक्स्ट बताने वाला हूं, सुनो। ये प्लस है ना, तो यहां 1 - 4 आयोटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ऊपर नीचे। अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है ना। अभी इसका सॉल्यूशन इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसका इसके साथ, और अपना आंसर आ जाएगा। तो डिवीजन ऐसे करते हैं, जो मैं आपको जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता रहा हूँ तब मैं आपको समझा दूंगा। अभी क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी चीजों को देना होता है, ज्यादा देना होता है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। अब आगे सुनो, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ आई, आयोटा की पावर। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आयोटा -1 होता है रूट में, बताया था कि नहीं बताया था? अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -1 की पावर 1/2,
चेक कर लो, क्योंकि रूट 1/2 ही तो होता है। तो बच्चों अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो आयोटा स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है? -1। मैंने अभी अभी एक मल्टीप्लिकेशन किया था, वहां पर मैंने आयोटा स्क्वायर -1 लिया, मैंने कहा मैं आपको आगे बताऊंगा, मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो आयोटा की वैल्यू तो होती है रूट में -1, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों? -1, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान रखना आयोटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे यही है ना आयोटा स्क्वायर बराबर -1, अब मैं दोनों तरफ आयोटा का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और देखो मैंने इधर भी आयोटा का मल्टीप्लाई और इधर भी आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहां तो हो जाएगा आयोटा की पावर 3 और यहां हो जाएगा माइनस आयोटा। क्लियर है ना। तो आयोटा रूट में -1, आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। इसी तरीके से अगर एक प्रश्न अराइज हो कि आयोटा की पावर 4 क्या होता है, तो इसका आंसर होगा बच्चों 1। कैसे? चेक करो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो ना आप आयोटा की पावर 4 को, ठीक है ना। अब आयोटा स्क्वायर तो आपने सिदौसी में अभी अभी पढ़ा था -1 होता है, तो -1 इंटू -1 कितना हो गया? आयोटा की पावर 4 हो गया 1। इसी तरीके से अब आपके दिमाग में आता है कि मैं तो आयोटा की पावर 500 निकालना चाहता हूं या चाहती हूं, तो एक बात बताओ आयोटा की पावर 500 का आंसर क्या होगा? सिंपल, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 500 को 4 की टेबल में या 2 की टेबल में तोड़ दीजिए। मतलब जैसे आपने 500 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 2 जा 8, 2 4 5 20, देख लीजिए 1। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, आयोटा की पावर 500 को आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 125, चेक कर लो, चेक कर लो, लिख सकते हो ना। तो आयोटा की पावर 4 क्या, अभी अभी हमने आपको बताया 1 होता है, और 1 की पावर कुछ भी हो तो वो तो आंसर 1 ही देता है, तो इसलिए आयोटा की पावर 500 भी क्या होगा? 1 होगा। सिंपल। अच्छा यहां से मैं कुछ जनरल बातें आपको बता देता हूं, कभी कभी एमसीक्यू एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आयोटा की पावर अगर 4k है, 4 का मल्टीपल, तो हमेशा आंसर 1 आएगा, ध्यान रखना। अगर आयोटा की पावर 4k प्लस 1 है, मतलब 1 बच रहा है, तो आयोटा की पावर 1 क्या होता है? रूट में -1। और अगर आयोटा की पावर 4k प्लस 2 है तो -1, और अगर आयोटा की पावर 4k प्लस 3 है तो माइनस आयोटा। ये वाली बातें ध्यान रखना। अगर आयोटा की पावर 4k है तो 1, 4k प्लस 1 है तो रूट में -1, 4k प्लस 2 है -1, और 4k प्लस 3 है तो माइनस आयोटा, ठीक है ना। बेसिक चीजें ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंपॉर्टेंट चीज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, आपने जब 9th 10th में स्टडी की तो आपने कुछ बेसिक्स पढ़े होंगे। आपने पढ़ा होगा कि अगर √3 इंटू √5 है तो आपने कहा होगा कि ये तो √15 होता है, इसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं। अगर मैं आपसे कहूं -3 और 5 तो आप कहोगे -15, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे कहूं -3 की जगह +3 और इधर कर दूं -5 तो आप कहोगे -15, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर मैं आपको दोनों नेगेटिव ले लूं तो अब आप कहोगे 15, ये गलत है। समझ लेना ध्यान से, समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, कि अगर रूट में दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहां ध्यान रखना। तो एक बात ध्यान रखना, मैं इन तीनों को एक जनरल वे में लिख देता हूं कि √a इंटू √b बराबर होगा √ab के। कब? अगर इफ a ग्रेटर देन 0, b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, या फिर a ग्रेटर देन 0 बट b लेस देन 0, a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, इन तीनों केस में फॉलो होगा। बट इफ a लेस देन 0 और b लेस देन 0, अगर दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है तो √a इंटू √b इज नॉट इक्वल्स टू √ab। बात समझ रहे हैं आप? अब समझो, एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करो।
देखो जैसे आप इस तरीके से समझो कि आपके पास, जैसे मान के चलो आपके पास रूट में -1 है और रूट में -1 है। क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना? तो अगर रूट में -1 की मैं बात करूं तो आप ये देखो, आप अगर ऐसे करते, अगर इस तरीके से करते तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आता? -1 इंटू -1, 1, जो कि गलत है। इसका रियल आंसर क्या आता है वो समझो। इसका रूट में -1 क्या होता है? आयोटा, और ये भी क्या होता है? आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। इसका आंसर आता -1, करेक्ट आंसर। लेकिन ये नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है ना? जैसे आप ये समझो रूट में -2 और रूट में -3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर ये आएगा, इस रूट में -2 को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो रूट में -1 को आयोटा लिखते हैं, मतलब √2 आयोटा, और ये हो जाएगा √3 आयोटा। तो √6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए -√6 आयोटा, सॉरी -√6, नॉट आयोटा। क्लियर है ना भाई? अब सुनो, अब इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आता है दो कॉन्सेप्ट। एक है आपका मॉडुलस, मॉडुलस, और एक है आपका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझो, देखो ऐसा है, मॉडुलस का मतलब क्या है? मॉडुलस का, या एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट भी कह सकते हो, ठीक है ना? अब सुनो, मतलब अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरीके से a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉडुलस का मतलब होगा z मॉडुलस, मतलब a प्लस आयोटा b मॉडुलस। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर और b स्क्वायर, मतलब रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एडिशन में। ये वास्तव में होता क्या है तो ये मैं समझाऊंगा इसी वीडियो में आगे, पार्ट मतलब जब आपको सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज का मैं बता रहा हूँ कि मॉडुलस ऑफ जेड रियल में होता है डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब आगे अभी आप ये समझिए कि जैसे अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा, और मैं कहूं कि इसका मॉडुलस बता दो, तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, आप कहोगे 4 और 9 √13 मॉडुलस। सिंपल, ठीक है ना? इसका यूज मैं बताऊंगा। अब समझो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है। कॉन्जुगेट का मतलब है अगर आपके पास a प्लस आयोटा b कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका अगर मैं कहूं कॉन्जुगेट निकालो, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है z पर बार लगा देना। तो यहां पर इस पर भी बार लगा दोगे, तो जब z का बार करोगे तो सुन लेना, समझ लेना, जो आयोटा वाला टर्म होता है उसका साइन बदल जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब इसका जब कॉन्जुगेट करोगे तो a माइनस आयोटा b आएगा, ठीक है ना? जैसे सपोज करो, मैं और एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे -3 + 4 आयोटा है, मैंने कहा जेड बार कर दो, कॉन्जुगेट निकाल दो। तो आप जब इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो समझ लेना -3 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो रियल पार्ट है, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन ये आयोटा वाला नेगेटिव साइन हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है ना? अभी मैं आपको थोड़ा सा और लेके चलूंगा क्वेश्चन से पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा थोड़ा सा और, फिर मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज कराने वाला हूं स्टार्टिंग से एंड तक मैंने आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है ना? तो अभी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज कभी कभी एमसीक्यू एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा प्रॉपर्टीज पर भी फोकस कर लेते हैं बच्चों। ऐसा है, मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा, ठीक है ना? एक तीर से दोनों शिकार हो जाएंगे, बता भी दूंगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है? आगे समझो। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं? जैसे आप ऐसे समझो कि Z1 और Z2 पर बार लग रहा है, मतलब कॉन्जुगेट है, तो Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है।
दूसरी प्रॉपर्टी ये समझना, Z1 और Z2 का मॉडुलस है, तो Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस होता है, ठीक है ना भाई। और ये समझना कि Z1 और Z2 का मॉडुलस बराबर होता है Z1 मॉडुलस Z2 के, ठीक। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को मैं एक बार वेरीफाई कर लूं। जैसे मेरे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मानो मानो 2+3 i और 3+4 i, तो इनका मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा 2 3 जा 6 और 4 3 12, मतलब -6, और 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, 8 और 8 16 17, 17 i। इसका कॉन्जुगेट मतलब -6 -17 i। अब अगर यहाँ पर मैं इसका कॉन्जुगेट करता तो 2 - 3 i और 3 - 4 i, तो 6 आता। 6 आने के बाद माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 i स्क्वायर, तो -12 -6 हो जाता, और ये आपका हो जाता क्या, -4 दूनी 8 i और -9 i, तो आपका क्या हो जाता, -17 i। तो सही है, ठीक है। अब समझो फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो फोर्थ प्रॉपर्टी आप याद रखना, Z1 प्लस माइनस Z2 का बार Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार के बराबर होता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको आनी चाहिए। अभी अगर मैं बात करूं इस वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि क्लास 10th में चैप्टर 4 में क्या प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन हमने किस तरीके से आयोटा की हेल्प से किया। फिर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर बताने के बाद मैंने ये बताया कि आयोटा होता क्या है और कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं। फिर मैंने एडिशन बताया, प्रॉपर्टीज बताई एडिशन में, सब्ट्रैक्शन बताया, मल्टीप्लिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, डिवीजन बताया, लेकिन कंप्लीट नहीं क्योंकि मैं क्वेश्चन में बताने वाला हूं। उसके बाद फिर मैंने आपको पावर ऑफ आयोटा से रूबरू कराया, जनरल फॉर्म बताई, देन हमने मॉडुलस भी स्टडी किया, कॉन्जुगेट भी पढ़ा, और दो इरेशनल नंबर नेगेटिव में √a√b वाला कॉन्सेप्ट भी हमने स्टडी कर लिया। फिर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद बढ़ेंगे आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन की तरफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनके क्वेश्चन। वीडियो कंप्लीट। तो अभी तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना, बने रहिए आप। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 1, कि हमें हमारे पास कोई भी यह दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है, इनको हमें a प्लस आयोटा बी जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको, अगर आपसे ये कहूं कि सॉल्व करो, तो मैंने अभी भी आपको बताया था आयोटा की पावर 9 है, तो इसको आयोटा की पावर 4 की फॉर्म में ब्रेक कर दो। तो आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, फिर भी एक आयोटा बचेगा, प्लस इसी तरीके से इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स तो कंप्लीटली चला जाएगा, 4 4 जा 16, और फिर 3 आयोटा बचेंगे, जब भी तो आयोटा की पावर 19 कंप्लीट होगा। अब देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा पावर 4 सॉरी 1 होता है, तो यहां आप 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा और 1 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 इंटू आयोटा आयोटा, ये भी हट जाएगा, प्लस आयोटा क्यूब। अब एक बात बताओ, आयोटा का क्यूब मैंने आपको माइनस आयोटा बताया था, तो यहां आपका आ जाएगा माइनस आयोटा, तो जेड आपका आ जाएगा 0। तो यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया इसका आंसर, 0 प्लस आयोटा 0 या 0 आपके दोनों सही है। अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मतलब इसमें आप किस नंबर का मल्टीप्लाई करो कि आपका आंसर 1 आ जाए। तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बच्चों दो तरीके हैं। चलो पहले मैं बताता हूं इससे कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब 1/z निकालना है। अब मैंने आपको बताया था ना, जब मैं डिवाइड बता रहा था और मैंने डिवाइड इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 4 + 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 4 + 3 आयोटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा, अब देखो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9,
और आयोटा स्क्वायर। अब समझो 4 + 3 आयोटा 16। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ आप -1 पुट कर दोगे तो अब आपका आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 9 कितना आ गया 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। अब 25 को अलग अलग लिख दो, तो 4/25 + 3 आयोटा अपॉन 25, ये हमारा क्या निकल के आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो, अगर आप दूसरे तरीके से जेड इनवर्स निकालना चाहते हो, मतलब वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है कि जेड का बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। मतलब क्या है समझो, जैसे ये जेड है तो इसका कॉन्जुगेट मैंने अभी अभी बताया था, आयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है, तो 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब देखो जेड का पहले मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस निकालने का मतलब क्या है, इधर आपको 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, तो √25 निकालना पड़ेगा। ठीक, √25 निकालना पड़ेगा, मतलब 5 निकालना पड़ेगा। √25 कितना होता है 5, तो अब यहां रख दो 5 और उसका स्क्वायर, तो 4 + 3 आयोटा अपॉन 25, फिर इसको अलग अलग लिख देना और आपका आंसर आ गया। दोनों से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो ये फॉर्मूला याद कर लेना कि जेड बार अपॉन मॉडुलस जेड का स्क्वायर। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करके हमें a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत है, लेकिन हमने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो मोस्ट फ्रिक्वेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करें। अब देखो a + b और a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब नीचे देखो √3 + √2 आयोटा, अब माइनस का मल्टीप्लाई -√3 माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा, √3 से √3 कट गया, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो आयोटा स्क्वायर और √5 का स्क्वायर होता है 5। अब देखो √2 आयोटा और √2 आयोटा, 2√2 आयोटा। क्लियर है? अब देखो आयोटा स्क्वायर होता है -1, 2√2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो अब आपका हो जाएगा कितना 14 अपॉन 2√2 आयोटा, 2 से 7 टाइम्स कट गया, तो 7 अपॉन √2 आयोटा। अब आप क्या करोगे, या तो आंसर इतना छोड़ना, या फिर आप आयोटा और √2 दोनों को अगर डिनोमिनेटर में से हटाना है, तो आप √2 आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो अब समझो ध्यान से, ऊपर क्या हो जाएगा 7√2 आयोटा और नीचे हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, √2 × √2 2 और आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब इसको यहां सॉल्व कर देना, 7√2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आपका आंसर आ जाएगा -2। ठीक है ना, तो या तो आप इतना, या फिर आप देखना आपका आंसर किससे मैच करता है, इसको फिर लिख देना। अब देखो यहाँ एक ही वैल्यू तो कुछ है नहीं, केवल आयोटा वाला ही टर्म तो है, तो यहाँ एक ही वैल्यू कुछ है नहीं, तो a + आयोटा और 7√2 अपॉन 2 माइनस में, या फिर यहां माइनस लिख देना, और ये आपकी a + आयोटा b की फॉर्म में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी आप इसको कहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हो। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट, देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं वीडियो में नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम स्टडी करेंगे आर्गन प्लेन क्या होता है, आर्गन प्लेन क्या होता है, और पोलर रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन, बच्चों एक बात समझना, एक बात समझना, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जिसमें यह आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स का नेगेटिव, ये वाई और वाई एक्सिस होता था। वहां पर हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते थे या रिप्रेजेंट करते थे या उसकी पोजीशन बताते थे। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और बात यह है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान के चलिए 2 + 3 आयोटा या 2 + आयोटा 3, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये जो 2 और 3 है, ये है तो रियल नंबर ही, तो ये जो 2 और 3 है,
ये अगर मैं किसी भी प्लेन की बात करूं तो उस प्लेन में ये जो 2 और 3 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, तो एक बात बताओ 2 और 3, तो ये वाला पॉइंट ही तो होगा 2,3। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में किसी न किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाली बात आपको समझनी चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ना हो, वह प्लेन के अंदर किसी न किसी एक पॉइंट को जरूर रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें एक बात समझ में आती है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन में, तो वो कैसा प्लेन होगा? जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो उस प्लेन को कहते हैं बच्चों हम आर्गन्ड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक बार फिर समझ लेना, मैंने ये बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन के अंदर किसी न किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और उस प्लेन को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन। ठीक, अब उस प्लेन की जैसे ये तो होता था कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन नहीं है, ये आर्गन प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है, क्योंकि इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। अब बच्चों एक बात समझना, ये जो एक्स एक्सिस है इसका नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन में होता है रियल एक्सिस, और इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है ना? तो वह प्लेन जो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से मिलकर बनता है, जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट या लोकेट किया जाता है, वह कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन कहा जाता है। सिंपल सी बात। अब एक बात समझो, अब जैसे ये वाला पॉइंट आपने लिया 2,3 लिया, ठीक है ना? अब इस 2,3 जैसे मैं यहां पर थोड़ा सा साफ बना लेता हूं, जैसे ये वाला पॉइंट है 2,3, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस 2,3 का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ रियल एक्सिस से, तो रियल एक्सिस से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछूंगा तो आप कहोगे 3, और अगर मैं पूछूं इमेजिनरी एक्सिस से तो आप कहोगे 2 यूनिट या 2 यूनिट, ठीक है ना? और इधर बताओगे आप मुझे 3 यूनिट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि इस पॉइंट का, जिसको मैं P मान लेता हूं 2,3, इसका डिस्टेंस मुझे बताओ ओरिजिन से, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जैसे मान लो ये O है, ये A है और ये P है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होगा OP का स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो ये कितना है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 + 9 √13। तो OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √13। तो बच्चों मैं आपको जनरल बता देता हूं, जैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई भी एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो अगर हम उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या आता है बच्चों? OP आता है रूट में x² + y²। आपको लग रहा होगा ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, अभी अभी आपने बताया था ये तो मॉडुलस होता है, ये तो मॉडुलस होता है। बिल्कुल बात आपकी सही है, बिल्कुल बात आपकी सही है। तो एक बात समझना, जो ओरिजिन से पॉइंट या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम मॉडुलस ही कहते हैं। बात फिर समझना, किसी भी पॉइंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आप ऐसे समझो कि ये जो डिस्टेंस ओपी है ना, ये मॉडुलस ऑफ जेड या आर के बराबर होता है, ठीक है ना? या आर के बराबर होता है। और मॉडुलस ऑफ जेड आप जानते हैं रूट में x² + y² या रूट में a² + b² होता है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे सपोज करो, मैं एक भी बात नहीं छोड़ूंगा जहां आप फंस जाओ, सब बात बताऊंगा, समझो तो। जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, मान के चलो ये है पॉइंट 2,3, और मैंने कहा कि इसकी मिरर इमेज बता दो अलोंग रियल एक्सिस। तो बच्चों इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी? इसकी मिरर इमेज हो जाएगी 2, -3। ध्यान रखना,
अलोंग रियल एक्सिस। अगर इमेजनरी पूछता तो इमेजनरी एक्सिस के अलोंग क्या हो जाता, -2,3। ठीक है ना। तो अलोंग रियल एक्सिस भी मिरर इमेज ध्यान रखना और अलोंग इमेजनरी एक्सिस भी ध्यान रखना। ठीक है ना। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो एक बात समझो, मैंने अभी अभी आपको आर्गन प्लेन बताया, वह प्लेन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करते हैं, और वह प्लेन उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं और आर्गन प्लेन भी कहते हैं। मैंने कहा हर पॉइंट किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, फिर मैंने आपको मैंने ये बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें रियल एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस से तो क्या होगा, ओरिजिन से निकालें तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट भी करते हैं। फिर मैंने आपको मिरर इमेज भी बता दिया, लगे हाथ, रियल और इमेजिनरी एक्सिस भी बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो बच्चों पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से समझनी है कि आप ऐसे समझिए कि आपके पास ये कोई भी पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z बराबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। ठीक है ना। तो इसके x और y जो रियल नंबर है वो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब यहां से मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर ऐसे डाला और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब एक बात समझना, आपको क्या समझना है बच्चों कि अगर मैं केवल और केवल z बराबर x प्लस आयोटा y की बात कर रहा हूं तो यह होता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, जिसमें अगर मैं आपसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y। लेकिन बच्चों अगर मैं इधर आ गया और इधर मैंने आपसे कहा पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए सुनना ध्यान से। पोलर रिप्रेजेंटेशन वह रिप्रेजेंटेशन होती है जो r और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। मतलब क्या है, सुनो ये पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं r, थीटा। ठीक है ना। अब समझना मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जैसे मुझे पॉइंट P तक जाना है, मान लीजिए मुझे ये ओरिजिन है और ओरिजिन से पॉइंट P तक जाना है। तो एक तो रास्ता ये है कि मैं ऐसे जाऊं और फिर ऐसे जाऊं, और एक रास्ता ये है बच्चों कि मैं ये कह दूं कि आप थीटा एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाइए। थीटा एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाइए और r डिस्टेंस चलिए और पॉइंट P पर पहुंच जाओगे। क्या कहते हो, मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाया और मैं r डिस्टेंस चला और पॉइंट P पर पहुंच गया। क्लियर ना। ठीक, अच्छा ये तो ठीक है, हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बात समझो। तो एक बात बताओ, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ओएपी एक ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे साइन थीटा लगाना है तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा एक बात बताओ, ये x, y है तो यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक क्या होगा, y। क्लियर है भाई। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब y अपॉन r। और कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। r अगर इधर जाएगा तो r साइन थीटा इक्वल्स टू y, और r इधर जाएगा तो r कॉस थीटा बराबर x। क्लियर है भाई। ठीक, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि यहां पर P के कोऑर्डिनेट x, y तो थे ही, अब क्या आ गए, x की वैल्यू क्या है r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या है r sin थीटा। तो बच्चों ऐसा है कि ये तो है क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट जो r और थीटा की फॉर्म में है। तो ये ध्यान रखना, ये x r cos थीटा के बराबर होता है और y r sin थीटा के बराबर होता है। मतलब अब एक और चीज देखो, मैं एक और चीज बता देता हूं आपको। अब इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करो और इन्हें ऐड कर दो, तो देखो
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर वाई स्क्वायर, और इसको इसके साथ ऐड कर दो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करोगे तो देखो आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये तो 1 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो मैं बता रहा था आपसे कि r जो है वो मॉडुलस ऑफ z के बराबर होता है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में आंसर देता है। सिंपल सी बात, ठीक है ना। r निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, वही जैसे मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं। प्रश्न अराइज होता है कि अगर मैं यहाँ x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा अगर रख दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, r कॉमन ले लूं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एक ये और एक ये। दिस इज द पोलर, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन एंड दिस इज द पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो यहां से मिलेगा वही यहां से मिलेगा, जो यहां से मिलेगा वही यहां से मिलेगा, बट ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में और ये कार्टेशियन प्लेन में। ठीक, ये आपके क्या हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर ना भाई। अब सुनो, अब सुनो, मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से ये बताऊंगा कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे टर्म 1 की अगर बात करें तो पोलर रिप्रेजेंटेशन हट गया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। अब इसमें आपको ये लग रहा होगा कि आपने हमें आर निकालना तो सिखा दिया कि आर की वैल्यू होगी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन आपने हमें थीटा के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर यही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हुआ -2 + 3 आयोटा, तो यहां पर आएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। तब क्या करेंगे हम, तो सुनो, मैं रफ करके आपको थीटा के बारे में डिटेल में जानकारी देता हूं, ठीक है ना। थीटा क्या है, कैसे निकालते हैं, और फिर मैं आपको क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाने वाला हूं। वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार क्वेश्चन करवा के और बताऊंगा। देखो ऐसा है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे क्वाड्रेंट में है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरे क्वाड्रेंट में है, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो बात समझना। सबसे पहले तो ये समझो कि z बराबर x प्लस आयोटा y था, जिसे हमने z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में बदला, और r को मैंने बता दिया मॉडुलस ऑफ z होता है जो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब थीटा सुनो, थीटा को बोलते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, जिसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब सुनो, अब सुनो, ये थीटा का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालते हैं, एक और चीज ध्यान रखना, थीटा जो है वो हमेशा -π से +π के बीच में लाई करता है। मतलब हम थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ते हैं, ये प्रिंसिपल रेंज है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा की रेंज है, ठीक है ना। कब, जब थीटा लाइज इन बिटवीन -π से +π। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, वैसे तो थीटा चारों क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन हमसे हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा या आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड पूछा जाता है, ठीक। और नहीं भी बोला है तो भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो अब सुनो, प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ये समझना। थीटा को हम कैसे सॉल्व करते हैं, थीटा को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, वो तरीका है अल्फा का। अल्फा से ही थीटा हम निकाल पाएंगे, ठीक है ना। ये वाले थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए चल क्या रहा है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे ये है, तो इसकी हेल्प से पहले हम अल्फा निकालते हैं, और अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड,
इमेजनरी जेड अपॉन रियल जेड। ठीक, मतलब क्या है? मतलब ऐसा है कि मैं पैरेलल में एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आपको चीजें दोनों बराबर समझ में आती रहेंगी। ठीक है ना? थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नोट कर लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे सपोज करो मैंने कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। ठीक है ना? इसको मुझे पोलर फॉर्म में बदलना है, पोलर फॉर्म में बदलना है। ठीक है ना? और इसको मैंने क्वेश्चन नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हम 3 तक कर चुके हैं, 5 मैं अब करा देता हूं इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले आप ये समझना, सबसे पहले आप ये समझना कि आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर अल्फा, सबसे पहले हम अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ध्यान रखना, या फिर tan इनवर्स इमेजनरी जेड अपॉन रियल जेड, ध्यान रखना। ठीक है ना? और अल्फा क्या होता है? तो अल्फा एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है ना? एक्यूट एंगल होता है, ध्यान रखना। मतलब क्या है समझो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पहले वाले क्वाड्रेंट में है, तो जो अल्फा हम निकालते हैं वो हमारा अल्फा एक्यूट ही तो आ रहा है, तो जो अल्फा आता है वही हमारा क्या आ जाता है? थीटा। जो यहां से हम अल्फा निकालेंगे वही हमारा थीटा रहता है। लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि अगर कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में है और वहां पर अगर हम थीटा निकालना चाहते हैं, थीटा निकालना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम अल्फा निकालते हैं, अल्फा एक्यूट एंगल। और फिर क्या करते हैं बच्चों? तो फिर हम पूरे पाई, समझना, ये पूरा यहां से यहां तक क्या होता है? पाई। इस पाई में से अल्फा घटा देते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं लिखता हुआ चलता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? अल्फा ही थीटा होता है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा निकालने के लिए पाई में से अल्फा घटाया जाता है, पाई में से अल्फा घटाया जाता है। और अल्फा कैसे निकालते हैं? tan इनवर्स y अपॉन एक्स करके, या इमेजनरी जेड अपॉन रियल जेड करके। अब समझना, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, तो थर्ड क्वाड्रेंट को सॉल्व करते समय यहां पर है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे ऐसे करके जाना पड़ेगा, तो ये तो 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, पाई से बड़ा हो जाएगा। तो मैं ऐसे न जाकर मैं क्या करता हूं? मैं ऐसे जाता हूं। ठीक, तो ऐसे जाने के लिए मुझे अल्फा बनाना पड़ेगा जो एक्यूट एंगल है। तो करते क्या है कि यहां से हम पूरा ऐसे चले जाते हैं, तो ये माइनस, बात समझना, अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा एंगल नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं? माइनस पाई गए थीटा निकालने के लिए, और इसमें प्लस अल्फा, तो हमारा आंसर आ जाता है थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई। ठीक, थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर यहां पर है, हम ऐसे तो जाएंगे नहीं, हम क्या करते हैं? ऐसे जाते हैं। तो अल्फा जा रहा हूं मैं, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा आता है माइनस अल्फा। माइनस क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और पोलर रिप्रेजेंटेशन का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये है, स्टेप बाय स्टेप इसी से सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये समझो बच्चों कि हमारे पास आर होना चाहिए, हमें क्या करना है? इसको हमें बदलना है जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। तो सबसे पहले हमारे पास आर होना चाहिए, तो आर निकालने के लिए रूट में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, आर की वैल्यू आ गई √2। ठीक है ना? अब क्या निकालेंगे हम? अब अल्फा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अल्फा। तो अल्फा मैंने बताया था ना, tan इनवर्स y, तो यहाँ -1 है, और ये क्या है? 1। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस में -1 से 1 -1, लेकिन ये मॉडुलस इसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो अच्छा अब ये बताओ, tan के टर्म में 1 कब आता है? π/4 पर। तो इसलिए आपका अल्फा क्या आ जाएगा? π/4। अल्फा क्या आ गया? π/4। ठीक, अब हमें ये चेक करना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। कैसे चेक करेंगे? ये देखो, ये क्या है? चेक करो, ये x है और ये क्या है? y। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है?
क्या फर्स्ट में? नहीं। क्या सेकंड में x तो पॉजिटिव हो? नहीं। क्या थर्ड में? नहीं। क्या फोर्थ में? यस। चेक करना, x तो पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने अभी भी बताया था थीटा कैसे आता है, माइनस अल्फा से, तो माइनस पाई बाई 4 हो जाएगी थीटा की वैल्यू। समझ में आ गया? अब समझो, z बराबर r की वैल्यू √2 और cos माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4। तो z बराबर √2 कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस पाई बाई 4, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो आपका ये आंसर आ गया। जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू होगी। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ी सी टिपिकल जरूर है, लेकिन वीडियो बैक करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से। अभी बस आपको याद ये रखना है कि अगर पहले में तो जो अल्फा है वही थीटा है, अगर दूसरे में तो थीटा निकालने के लिए पाई में से अल्फा घटाएंगे, और अगर तीसरे में है तो उल्टा अल्फा में से पाई घटाएंगे, और अगर चौथे में है तो माइनस अल्फा होता है थीटा। और फिर आपको सबसे पहले आर, फिर अल्फा, और फिर थीटा, और फिर फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन की हेल्प से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4th 5th तो अभी अभी करा दिया था, 6th और 7th करते हैं, फिर 3 क्वेश्चन और होंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज से। देखो क्वेश्चन नंबर 4th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4th में हमें बोला है कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस निकालो। तो बच्चों मॉडुलस निकालने के लिए रूट में -1 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी 1 + 3, वैल्यू आ जाएगी रूट में 4 बराबर 2। अब आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए मैंने अभी अभी आपको एक क्वेश्चन भी कराया था। सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा क्या होता है? tan इनवर्स y मतलब √3 माइनस में, और x मतलब -1, माइनस से माइनस कट गया तो tan इनवर्स √3। अब tan के टर्म में √3 कब आता है? 60 डिग्री पर, ठीक है ना। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स tan पाई बाई 3, तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाय 3। क्लियर हुआ? अब ये बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से वाले क्वाड्रेंट में आता है? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि x और y दोनों नेगेटिव है, और x और y थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था आपको, अभी अभी बताया था कि थीटा निकालने के लिए अल्फा माइनस पाई करना पड़ता है। तो थीटा बराबर अल्फा कितना है? पाई बाय 3, और माइनस पाई कर दोगे तो थीटा 3 इधर चला जाएगा, पाई -3 पाई अपॉन 3, तो थीटा बराबर -2 पाई बाय 3। दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना? क्लियर ना भाई? चलो अगला। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो x² + 3 = 0, तो -3। अब इधर हटाओगे तो प्लस माइनस में आपका माइनस आएगा रूट में। अब अगर अकॉर्डिंग टू 10th बात करें, आप कह दोगे डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अभी आप 11th में हो, तो अब आप क्या बताओगे? मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये तो, कि इसको आप ऐसे लिख दो ज्यादा से ज्यादा, और प्लस माइनस। अब इसको अब समझना, रूट में -1 क्या होता है? आयोटा, तो आप इसको लिख सकते हो √3 आयोटा। बात खत्म। आगे देखो, इधर भी यही करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। तो देखो माइनस, और b की वैल्यू है -√2, और प्लस माइनस b² मतलब -√2 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू है √3 और c की वैल्यू है 3√3 अपॉन 2√3। ये a होता है, ये b और ये c होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आगे देखो, x इक्वल्स टू माइनस √2। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस और √2 का स्क्वायर 2, और देखो √3 इंटू √3 3, और 3 3 जा 9 4 जा 36, 2√3, तो √2 प्लस माइनस -34 2√3। तो अभी आप क्या करोगे? -34 को जैसे यहां किया था ना, वैसे ही लिख दोगे √34 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 2√3, और यही आपकी दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। अभी कुछ मिसलेनियस के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, उन्हें और कर लेते हैं।
देखो बच्चों, बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद बीटा मॉडुलस इक्वल्स टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका आंसर आप याद करके जाना, आप अपने स्कूल के एग्जाम में, किसका आंसर 1 होता है। मैं निकाल के दिखा देता हूं कैसे, वैसे आप याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा और एमसीक्यू के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना, इस वैल्यू में आप ऊपर नीचे बीटा बार का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा बार का, बीटा बार और बीटा बार। देखो हमारे पास स्पेस की कमी है तो इसलिए मैं इसके बराबर में कर रहा हूं, आप इसके नीचे स्टेप लिख सकते हो। तो देखो इसको बीटा बार को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, चलो नीचे देखते हैं, बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, जब बीटा बार का 1 में करूंगा तो बीटा बार, और जब यहां करूंगा तो अल्फा बीटा और बीटा बार। अब देखना बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, और देखो बीटा बार माइनस अल्फा, बीटा इंटू बीटा बार बच्चों 1 होता है। जैसे जेड, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि जेड और जेड बार है तो ये हो जाता है जेड बार का स्क्वायर, ठीक है ना, या मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाता है। उसी तरीके से कि b इंटू बीटा बार करोगे तो बीटा बार मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, तो जब बीटा के मॉडुलस की वैल्यू 1 है तो उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से ये वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको हटा देंगे। अब समझो इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से समझना, बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, अब देखो बीटा बार माइनस अल्फा बार देख रहे हो ना, मैंने प्रॉपर्टी जब वीडियो स्टार्टिंग में करा रहा था मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, तो उन प्रॉपर्टीज में क्या था, बीटा माइनस अल्फा बार मतलब बीटा बार और माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा का होल बार होता है, और होल बार बीटा माइनस बीटा बार अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ये बीटा माइनस अल्फा का होल बार बीटा माइनस अल्फा के बराबर होता है, ये बार नहीं है ये अपॉन है, ध्यान रखना, बीटा माइनस अल्फा का बार बीटा माइनस अल्फा के बराबर, ये वैल्यू कट जाएगी और बीटा बार का आंसर भी 1 होगा, क्योंकि बीटा का मॉडुलस भी 1 है तो बीटा बार का मॉडुलस भी 1 ही होगा, तो इसका पूरा आंसर 1 आ जाएगा। तो याद रख लेना, मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, हमें इसके नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं, मतलब हमें x की वो वैल्यूज बतानी है जिस पर ये एक दूसरे के बराबर तो हो लेकिन नॉन जीरो आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब क्या है, सॉल्व करो। चलो देखो इधर, इसका पहले सॉल्व, मॉडुलस है तो मॉडुलस का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और यहां माइनस आयोटा है तो आयोटा का कोफिशिएंट -1 होगा, तो -1 का स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या है, x इक्वल्स टू 2 की पावर x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो यहां आ जाएगा आपका 2 और इसकी पावर है x। तो अब देखो रूट है ना, तो इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो, तो यहां पर अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 की पावर, देखो x/2 आ जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो पावरों का मल्टीप्लाई है, और ये हो गया 2 की पावर x, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगी, x/2 बराबर x, तो x बराबर 2x, 2 इधर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2x - x बराबर 0, x बराबर 0। मतलब क्या है, यहां पर कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं होगा जिसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो लेफ्ट राइट के बराबर हो जाए। इससे कंफ्यूज मत होना, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है कि जीरो नहीं आने चाहिए, जीरो नहीं आने चाहिए। यहां x बराबर 0 का मतलब ये मत सोचना कि जीरो की वैल्यू रख देंगे तो लेफ्ट राइट के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जीरो का मतलब है कि यहां पर इस इक्वेशन में ऐसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें x बराबर 0 का मतलब है देयर इज नो एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा हूं लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, m की वो सबसे छोटी वैल्यू बताओ जिसको रख दें तो आंसर 1 आ जाए। तो समझो
इसको आप क्या करना, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देना। 1 प्लस आयोटा है ना, तो 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा की पावर m बराबर 1। तो ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे 1, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। बहुत बढ़िया। तो ये माइनस तो है ही, और एक आयोटा स्क्वायर का भी -1 हो जाएगा, पावर m बराबर 1। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, नीचे स्पेस है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 प्लस 2 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 1 मतलब 2। अरे भाई देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, तो 1 से 1 कट गया, तो 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर m बराबर 1, 2 से 2 कट गया, आयोटा की पावर m बराबर 1। अब एक बात बताओ, आयोटा को तो हम रूट, मैं यहां ले लेता हूं, रूट -1 की पावर m बराबर 1। आयोटा को तो हम रूट में -1 लिखते हैं ना। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर m, अब इसको मैं लिख सकता हूं -1 की पावर m अपॉन 2। 1 है, तो 1 को मैं कैसे लिखूं, -1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, चेक कर लो, -1 का स्क्वायर करूंगा जब भी तो मेरा आंसर +1 आएगा। तो बच्चों देखो, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगे, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो वो m की सबसे छोटी वैल्यू क्या है जिस पर लेफ्ट राइट के बराबर हो जाए, तो वो है 4। क्लियर है ना भाई। इस वीडियो में बच्चों हमने पूरी डिटेल में थ्योरी पढ़ी है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, और 10 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन किए हैं। वीडियो बड़ा तो हो गया है, कारण है इसमें सब बेसिक्स की बातों को डिस्कस किया गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। बाकी का वीडियो कंप्लीटली वॉच करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सिंगल चीज नहीं बचेगी जो आपको तकलीफ दे, आपके स्कूल एग्जाम में आपको परेशानी दे। इसको कंप्लीट कर लेना, और इस पर बेस्ड एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं उन्हें कर लेना। इसके बाद एक और वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर की रहेगी जिसमें आरडी शर्मा के रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे, उसको और देख लेना, और अपने स्कूल के एग्जाम में आराम से जाना, बिना टेंशन के, आप अच्छा ही करोगे, ठीक है ना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। बढ़ते रहिए आगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। दैट्स इट।